हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएसटी। एलएसटी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। तो हमने जो बीपीसीएस 186 यानी कि तनाव प्रबंधन का जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या गैस पेपर निकाला उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तनाव की प्रवणता में योगदान करने वाले कारकों का वर्णन करें। टाइप ए व्यवहार के घटकों को सूचीबद्ध कीजिए। ये दो क्वेश्चन है, इनका दोनों का आंसर इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। और एक क्वेश्चन और है इसमें, अथवा में आ सकता है विलंबन क्या होता है। विलंबन के बारे में पूछेगा, टाइप ए व्यवहार के घटकों के बारे में पूछेगा, या फिर तनाव की प्रवणता में योगदान देने वाले कारकों के बारे में पूछेगा। तो हाँ भैया, तीनों का आंसर हमारा सेम रहेगा। तो इसको देखते हैं हम कि तनाव की प्रवणता को अधिक तनाव लेने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी कि जो तनाव की प्रवणता है उसको हम अधिक तनाव लेने वाले किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित कर सकते हैं। यानी कि तनाव की प्रवणता को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे व्यक्ति के रूप में डिफाइन करेंगे जो तनाव को अधिक ग्रहण करता हो, ज़्यादा तनाव में रहता हो। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो तनाव के लिए प्रबल होते हैं। वे दूसरे की तुलना में तनाव का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं। तनाव की प्रवणता के विपरीत तनाव प्रतिरोधी हैं और ऐसे व्यक्तियों को तनाव का अनुभव होने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो इसके वो हैं घटक हैं, प्रकार हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला आता है टाइप ए व्यक्तित्व, जो क्वेश्चन में भी मेंशन है। ठीक है, तो शेफर जो है ये चिंता के विषय के, उन्होंने कहा व्यक्ति के वर्णन, व्यक्तित्व का वर्णन जो है व्यक्ति के चिंतन, अनुभव करने और व्यवहार करने के आदतों के स्थायी प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। यानी कि ये जो शेफर जो हैं ये व्यक्तित्व का जो वर्णन करते हैं वो व्यक्ति के चिंतन, अनुभव और व्यवहार करने की जो आदतें होती हैं उनकी स्थायी प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। व्यक्तित्व विलक्षण को न केवल किसी व्यक्ति द्वारा तनाव पर प्रक्रिया करने के तरीके, बल्कि यह भी कि तनावपूर्ण स्थिति में कैसे निपटेगा से भी निर्धारित किया जा सकता है। टाइप ए व्यक्तित्व अक्सर तनाव के उच्च स्तर से जुड़ा होता है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति तनाव का अनुभव डराने वाली स्थिति के रूप में करते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रबल और तेज होती है। दूसरी ओर टाइप बी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कम तनाव प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते पाए गए। इसी प्रकार टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उनके द्वारा अनुभव किए गए तनाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ए उन कारकों में से हो सकता है जो किसी व्यक्ति को तनाव के लिए अधिक प्रवण बना सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने की जल्दी में होते हैं, है ना। ये इसके हैं। अब इनके देखते हैं कि इसके घटक जो हैं, यानी कि जो हमारा पॉइंट है टाइप ए व्यक्ति, तो इसके घटक क्या हो सकते हैं। तो इसका पहला घटक है आक्रामकता, है ना। टाइप ए के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अति आक्रामकता भी प्रदर्शित करते हैं, जो एक दूसरे के संवेगों में अधिकारों को ध्यान में ना रखने वाले हावी होने वाले व्यवहार के रूप में दिखता है। ठीक है, अगला है आत्मविनाश की ओर जाना। टाइप ए के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की जीवन शैली उन पर एक कर के समान है और वे अक्सर पलायनवाद की तलाश करते हैं और इस तरह वे स्वयं को आत्म विनाश के रास्ते पर अग्रसर रखते हैं। अगला है समय के प्रति आग्रह। यानी कि टाइप ए के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति द्वारा जो अनुभव की असुरक्षा और कम आत्मसम्मान अक्सर उन्हें समय के साथ हाँफने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रकार वे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लगातार जल्दी में होते हैं और परिणाम स्वरूप वे तेज़ी से सोचते हैं, तेज़ी से गतिविधियों की योजना बनाते हैं। यानी कि वो सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अगला मुक्त विद्वेष। टाइप ए के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में दूसरों को नकारात्मक रूप से देखने की अधिक संभावना होती है। यानी कि दूसरों को क्या करते हैं, वो नकारात्मक तरीके से देखते हैं। यानी कि उनका जो दूसरों को देखने का नज़रिया होता है वो नकारात्मक होता है। अगला असुरक्षा की स्थिति। टाइप ए के व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होते हैं वो प्रतिष्ठा असुरक्षा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका कारण आत्मसम्मान की भी कमी हो सकती है।
यानी कि जो इसमें जो है आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति लगातार स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं, स्वयं को अपनी नज़रों में नीचे रखते हैं, है ना। ये जो है इसके मुख्य लक्षण है, यही है। और इसमें एक चीज़ और है, इन व्यक्तियों को अक्सर स्वयं से बहुत अधिक उम्मीद होती है और यह स्वयं के विषय में अत्यधिक आलोचनात्मक भी होते हैं, यानी कि वह स्वयं से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखते हैं और अपनी आलोचना भी करते हैं ताकि अपना विकास कर सकें। टाइप ए वाले व्यक्ति न केवल तनाव के अधिक शिकार होते हैं बल्कि वे नौकरी, स्वास्थ्य, घर और जीवन के संबंध में कम संतुष्टि जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। वे ऊर्जा की कमी का भी अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अगला है विद्वेष। सेम सेफर हैं, वो बताते हैं 2004 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उसमें मुझे सारी तथ्य दिए हुए हैं। दूसरों के उद्देश्य और मूल्यों के प्रति निराशावाद, आसानी से और बार बार क्रोध उत्पन्न होने और दूसरे के प्रति क्रोध को व्यक्त करने की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया गया है विद्वेष को। ठीक है, अब इसकी पूरी थ्योरी दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो, PDF में आपको दे दूंगा। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको और समझ भी नहीं आएगा, अभी बोर फील हो गए। अगर पूर्णतावाद एक अन्य कारक जो कि तनाव की प्रवणता को उत्पन्न कर सकता है, वह है पूर्णतावाद। यानी कि पूर्णतावाद जो एक ऐसा कारक है जो तनाव की प्रवणता को उत्पन्न कर सकता है ना। पूर्णतावाद को उन अपेक्षाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो व्यक्ति को स्वयं और दूसरे से या दोनों से हो सकती है, और ये अपेक्षाएं प्रकृति से मांगों से भरी हो सकती है, शायद ही कभी समझौता करने का मौका छोड़ती है। पूर्णतावाद को आंतरिक पूर्णतावाद और बाहरी पूर्णतावाद में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कुछ मान्यताएं हैं जो एक आदर्शवादी व्यक्ति की विशेषताएं हैं, जैसे कि मुझे कुछ भी करना चाहिए जो मैं बखूबी करता हूँ। ऐसे ये जो विशेषताएं हैं या जो ये तथ्य लिखे हुए हैं, ये आदर्शवादी व्यक्तियों की विशेषताएं होती हैं जिनकी ऐसी मानसिकता होती है। ये किसने बताया? ये सेफर ने बताया अपनी 2004 की पुस्तक में। अपने 2004 के जो उन्होंने अपनी प्रतिवेदन दिया था, अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया हुआ है। मुझसे या दूसरों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से चीज़ों को किया जाना चाहिए उसका हमेशा एक सही तरीका होना चाहिए। अगर मैं चीज़ों को बखूबी नहीं करता तो मैं असफल हूँ, अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं पूरी तरह से विफल हूँ। इस तरह के विश्वास को तर्कहीन कहा जा सकता है क्योंकि निषेध आज्ञाओं से भरे होते हैं और वे किसी व्यक्ति के विपत्ति के रास्ते पर धकेल सकते हैं। ठीक है, अगला हम इसमें देखते हैं विलंबन। चौथा पॉइंट है ये, पूर्णतावाद से विलंबन हो सकता है, लेकिन विलंब भी अपने आप में एक कारक है जो तनाव की प्रवणता का कारण बन सकता है। टाल मटोल की प्रवृत्ति को केवल चीज़ों गतिविधियों के समय पर नहीं करने और बाद में करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन चीज़ों या उन गतिविधियों को आकर्षक, सुखद नहीं होने के रूप में या कठिन होने के रूप में देखा जा सकता है। विलंब तनाव का कारण बन सकता है क्योंकि जो व्यक्ति विलंब करते हैं वे न केवल स्वयं को दोषी मानेंगे और निंदा करेंगे बल्कि बाहरी नतीजे भी भुगत सकते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा शुल्क समय पर भुगतान नहीं किया जाना, है ना, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी आदि हो सकता है। विलंब का मतलब होता है डिले, है ना, इसको साधारण भाषा में समझ सकते हो तुम। अगला है इसमें ये अधिगमित व्यवस्था या अधिगमित निराशावाद। यानी कि व्यवस्था यानी कि मजबूरी, निराशावाद होता है कि सैड होना किसी चीज़ को लेकर ना। तो अधिगमित मतलब होता है लर्न। व्यवस्था शब्द को सैली गैमन द्वारा आगे रखा गया, तब इसे विवश बनाने की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जब अक्सर उन घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये बात सेफर ने बताई है कि बुरी घटनाओं की उत्पत्ति को व्यक्तिगत मान लेने की प्रवृत्ति, स्थायी स्वरूप का भाग मान लेने की प्रवृत्ति और यह मान लेने की प्रवृत्ति की बुरी घटनाएं सभी के जीवन में सभी भागों में व्यापक हैं के रूप में व्याख्या करने की प्रवृत्ति और सकारात्मक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए भाग्य या अस्थायी बाहरी बलों के कारण मान लेने की प्रवृत्ति के रूप में निराशावादी को परिभाषित किया है ना। अब इसकी परिभाषा जो उनके मुख्य बिंदु जो उनको देखते हैं इसमें व्यक्तिकरण आंतरिक या बाह्य हो सकता है। यानी कि जो व्यक्तिकरण है ये आंतरिक या बाह्य दो तरह से हो सकता है। इस प्रकार जब एक नकारात्मक घटना या स्थिति का अनुभव होता है तो व्यक्ति
इसका श्रेय आंतरिक रूप से होने या बाहरी रूप से होने को देता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने को आंतरिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या बाहरी रूप से। अच्छा, स्थायीपन स्थायी या अस्थायी होने को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति या तो घटना को स्थायी या अस्थायी होने का अनुभव करेगा। उदाहरण के लिए यदि उसने एक परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हैं तो वह किए हैं तो इसे या तो उस चीज़ का इसके रूप में देखा जा सकता है कि हमेशा होगी, या असफलता के मार्ग में केवल एक घटना या बाधा के रूप में, यानी कि दो तरह से देखा जा सकता है, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं उस चीज़ को देखने के। अगला है व्यापकता। एक व्याख्या जीवन के एक या कई आयामों से संबंधित है। इस प्रकार यह या तो सार्वभौमिक या विशिष्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए मैंने एक विषय में कम अंक प्राप्त किए लेकिन दूसरे विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए, या कम अंक प्राप्त करना अभी भी मेरे जीवन में एक नकारात्मक घटना है। इस तरह से एक मिनट। सीखी हुई लाचारी या सीखा निराशावाद से ग्रसित व्यक्ति तनाव का अनुभव करने के लिए अधिक प्रवृत्त होता है और उसे आशावाद की ओर बढ़ाने में सहायता की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। होता है संबंधों का तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि संबंध होते हैं जो हमारे रिलेशन होते हैं आसपास के, उनका तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। और इसका अथवा में हो सकता है कि तनाव के अप्रत्यक्ष प्रभावों को स्पष्ट करें, यानी कि जो संबंध होते हैं वो तनाव के अप्रत्यक्ष कारण हो सकते हैं। इस संसार में व्यक्ति किसी दीप की तरह अलग नहीं अपितु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वे अलगाव में कार्य नहीं कर सकते और विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ समर्थन के लिए एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम दूसरे के साथ उसका संबंध है। तनाव का व्यक्ति के रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यदि एक व्यक्ति द्वारा तनाव का अनुभव किया जाता है वह चिड़चिड़ा हो जाएगा और क्रोध को भी व्यक्त कर सकता है। इससे दूसरों के साथ उसके रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा तनाव से गुजरने वाले व्यक्ति स्वयं को पीछे हटा सकते हैं या विचलित हो सकते हैं, या अपने जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति कम लगाव प्रदर्शित कर सकते हैं। काफ़ी समय तक तनाव का अनुभव करने से भी संसाधनों को कम करने में कमी आ सकती है। जैसे व्यक्तियों द्वारा नियोजित सामना करने की अपर्याप्त रणनीतियों से ऐसे व्यवहार भी हो सकते हैं जो दूसरों के साथ व्यक्ति के रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तनाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति मादक पदार्थ यानी कि शराब या अजीब तरह की दवाइयों का सेवन कर सकता है, मलिन हो सकता है और समय के साथ इस तरह के व्यवहार दूसरे के साथ उसके संबंध को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि ये जो उसकी हरकतें हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये दो व्यक्तियों के संबंध को में जो मधुरता है उसको प्रभावित कर सकती है ना। तनाव में रहने वाला व्यक्ति भी अधिक संवेदनशील हो सकता है और दूसरों द्वारा कही गई बातों को जानबूझकर या अनजाने में नाराज हो सकता है। ये सभी दूसरों के संबंध में बाधा डाल सकते हैं और रिश्तों की समस्याएं आगे चलकर व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। तनाव संवाद संप्रेषण को भी प्रभावित कर सकता है। तनाव को अनुभव करने वाला व्यक्ति जो कहना चाहता है उसे परिष्कृत नहीं कर सकता और कठोर और अप्रिय भाषा का प्रयोग करने लगता है। यानी कि जो व्यक्ति तनाव में होता है वो अपने उच्चारण जो शब्दों का ठीक से नहीं कर पाता, या गुस्से की भावना में वो बोलना कुछ चाहता है और बोल कुछ देता है। ऐसी जो स्थिति हमें अपनी दैनिक जिंदगी में देखने को मिलती रहती है। अगला, अक्सर व्यक्ति अपने तनाव से निपटने की बजाय इसे दबा लेते हैं और इसे व्यक्त नहीं करते। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण दूसरों, विशेष रूप से जीवन साथी के लिए भी यह संभव नहीं हो पाता कि वह समझ पाएँ। जब हम अपनी फीलिंग्स को छुपा लेंगे तो कोई अगला व्यक्ति कैसे समझ सकता है ना। तो इसके अलावा तनाव को संक्रामक कहा जा सकता है। जहां अब एक साथी तनाव से गुजर रहा था तो दूसरा साथी भी तनाव का अनुभव करेगा। तनाव के प्रत्यक्ष अभावों के अलावा तनाव के अप्रत्यक्ष भाव भी हैं। उदाहरण के लिए तनाव का अनुभव करने वाले व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए नहीं रख सकते, व्यायाम करने की संभावना कम होती है ना, पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, पर्याप्त खाना पीना नहीं खा पाते, यहाँ तक कि शराब और धूम्रपान का सेवन भी कर सकते हैं। उपरोक्त प्रभावित विभिन्न विकारों और बीमारियों के विकास को बढ़ावा देते हैं और रिश्तों में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, है ना। यातायात अवरोध, प्रदूषण, जीवन की तेज गति, प्रौद्योगिकी के
अत्यधिक उपयोग से प्राप्त होने वाले दिन प्रतिदिन के अनुभव हमारे भीतर तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि जो हम यातायात में अवरोध होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, प्रदूषण होता है, जीवन की तेज़ गति, है ना, और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग से क्या होता है, प्राप्त होने वाली जो दिन प्रतिदिन के अनुभव हैं वो हमारे अंदर तनाव को उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभावी ढंग से निपटा नहीं गया तो केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर ही नहीं बल्कि व्यक्ति के रिश्तों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि जो तनाव की जो ये प्रतिक्रिया है ये उसके सिर्फ व्यक्ति मतलब पर्सनल क्षेत्र में नहीं, पूरे उसके रिश्तों में भी प्रभाव डाल सकती है। इससे एक दुष्चक्र का निर्माण होता है। यहाँ तनाव का रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है और रिश्ते की समस्याओं और मुद्दों का कारण व्यक्ति के पुनः तनाव बढ़ा सकता है। यानी कि तनाव की जो प्रतिक्रियाओं से रिश्तों में नकारात्मकता आती है और उस नकारात्मकता से भी तनाव और बढ़ सकता है, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला है सामना करो। यानी कि हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो चुका है पूरा, अभी ब्लॉक 2 स्टार्ट हुआ है ना। इसमें क्या है, सामना करने, यानी कि कोपिंग की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। अगला इसका अथवा में है पूर्ण सक्रिय कोपिंग की शैली में शामिल चरणों की सूची बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसे। तो सामना करने की विभिन्न शैलियां हैं। इन्हें अग्र सक्रिय सामना करना जिसको कोपिंग बोलते हैं, है ना, परिवर्जित सामना करना जिसको भी कोपिंग बोलते हैं, संवेग केंद्रित सामना करना इसको भी कोपिंग बोलते हैं, और समस्या केंद्रित सामना करना कोपिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संवेग केंद्रित सामना करना कोपिंग और समस्या केंद्रित सामना करना कोपिंग। अच्छा, कोपिंग जो है इसके टाइप हैं सारे, ये जो मैंने अभी बोले हैं ये सब इसके कोपिंग के टाइप हैं, है ना। कोपिंग का मतलब होता है सामना करने की प्रवृत्ति होती है, ये शैली होती है ना। सामना, इन सब में क्या होता है, सामना करने के केंद्र पर आधारित होती हैं ये, और अग्र सक्रिय सामना करने और परिवर्जित सामना करने की विधि पर आधारित होती हैं। इनमें से प्रत्येक शैली पर नीचे, अच्छा ठीक है, तो पहला है पूर्व सक्रिय, यानी कि अग्र सक्रिय सामना करना, और परिवर्जित सामना करना, इन दोनों का समझते हैं। पूर्व सक्रिय सामना करना में व्यक्ति सीधे घटना या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करेगा, यानी कि डायरेक्टली जो होगा, इनका जो इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली होगा, है ना। इस प्रकार की सामना करने की शैली को अपनाने वाला व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति के विषय में बेहतर विचार विकसित करके सीधी कार्रवाई करेगा। अच्छा ठीक है, इसके जो चरण हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला है संसाधनों का चयन। तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति संसाधनों का चयन करने का प्रयास करेगा। यह सूचना इकट्ठा करेगा, मतलब संसाधन जो है उनका चयन करेगा कि किसको कौन सी सूचना इकट्ठी करनी है, कहाँ प्रसारित करनी है, इस तरह से। अगला है संभावित तनाव कारक की पहचान या अनुमान लगाना। एक संभावित तनाव व्यक्ति द्वारा अनुमानित या पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि यह अपेक्षित है कि वरिष्ठ अधिकारी एक निश्चित रिपोर्ट के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अगला है प्रारंभिक मूल्यांकन। तनाव उत्पन्न करने की स्थिति का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। अगला है तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए प्रारंभिक प्रयास किए जाते हैं। यदि ये प्रयास कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाते तो स्थिति से निपटने के लिए कुछ अन्य कार्रवाई की जाती है। प्रतिक्रिया लेन और उसका उपयोग करना। चरण 3 और चरण 4 के आधार पर प्रतिक्रिया की मांग की जाती है और इसका उपयोग किया जाता है ताकि किसी भी संशोधन और बदलाव को परिणाम दिया जा सके। ठीक है, इस तरह से क्या है इसमें सारी, अब जो ये सारे पॉइंट हैं इनको इसमें ब्रीफली डिटेल में लिखा हुआ है ना। अब इसको अगला समझते हैं, अगला क्या है। इसका अगला पॉइंट जो है वह है संवेग केंद्रित सामना करना और समस्या केंद्रित सामना करना। यानी कि 2 पॉइंट हमने पहले पढ़ लिए। 2 कौन कौन से पढ़े हैं, वो हैं पूर्व सक्रिय यानी कि अग्र सक्रिय और परिवर्जित सामना करना, हमने समझ लिए। अभी हमें समझना है संवेग केंद्रित सामना करना और समस्या केंद्रित सामना करना। संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित। ठीक है, संवेग केंद्रित सामना करने की शैली को एक उदाहरण के द्वारा समझा सकता है। चूँकि हम सभी को एक नए उच्च अधिकारी को सौंपा गया था, इसलिए सभी को लगा कि उसे अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक कार्य दिया गया है और अक्सर उसकी आलोचना भी की जाती है। उसे पता नहीं है कि उच्च अधिकारी ऐसा क्यों कर रहा है।
लेकिन कार्य अच्छा, ये उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में समझ सकते हो पढ़ के, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। अब इसको हम देखते हैं कि उदाहरण के बाद हमने क्या समझा, है ना। उदाहरण में देखा जा सकता है कि सनी के दो दोस्तों ने अलग अलग सुझाव दिए, है ना। कबीर द्वारा दिया गया सुझाव मुख्य रूप से समस्या केंद्रित है, यहाँ समस्या को सीधे तरीके से निपटाया जा सकता है ना। जबकि केदार द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो संवेगों के प्रबंधन से संबंधित पर केंद्रित है, इसको संवेगात्मक सामना करना या संवेग केंद्रित सामना करना कहा जाता है। संवेग केंद्रित सामना करना को समस्या केंद्रित सामना करने से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को संशोधित करने के बजाय उस स्थिति के से संबंधित संवेगों को प्रबंधित करना है। अगला, संवेग केंद्रित सामना करने में तनाव पैदा करने वाली घटनाओं के प्रति उत्पन्न होने वाली संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन किया जाता है। भावना केंद्रित शैली की रणनीतियों का उद्देश्य नकारात्मक और व्यवस्थित संवेग जो एक तनावपूर्ण स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है की तीव्रता को कम करने और प्रबंधित करना है, न कि स्वयं की स्थिति को हल करना। ठीक है। इसी प्रकार यह सामना किसी भी अप्रिय को कम करने की दिशा में किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण स्थिति का सामना करने के परिणाम स्वरूप अनुभव करता है। ठीक है, इसको ठीक है समझ आ गया। संवेग केंद्रित सामना करना जो होता है का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब तनावपूर्ण स्थिति में बदलाव संभव ना हो और पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाने की संभावना अधिक होती है। संवेग केंद्रित सामना करने की शैली का उपयोग करने के से व्यक्ति पर तनाव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है और इससे व्यक्ति की स्थिति को स्वीकार करने में सहायता मिलेगी और इस तरह के दीर्घकालिक तनाव के अनुभव को कम किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो है दीर्घकालिक तनाव जो होता है उसको कम करने में सहायता मिलती है, उसके लिए हेल्पफुल होता ज़्यादा है। यह व्यक्तियों को स्पष्ट दिमाग से सोचने और समस्या के समाधान की तलाश करने में सहायता करता है। यह जीवन के संतोष को भी उत्पन्न कर सकता है और सकारात्मकता ला सकता है। समस्या केंद्रित सामना करने कोपिंग की समस्या के स्रोत की पहचान की जाती है। अच्छा, जो समस्या केंद्रित सामना करने में क्या होता है, समस्या के स्रोत की पहचान की जाती है ताकि या तो उसे निपटाया जा सके या फिर संशोधित किया जा सके। अग्र सक्रिय कोपिंग शैली समस्या केंद्रित कोपिंग से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा तनावपूर्ण स्थिति का नियंत्रण, इसके विषय में सूचना प्राप्त करना और एक स्थिति में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना भी समस्या केंद्रित सामना में सम्मिलित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। समस्या केंद्रित सामना करने का पहला चरण समस्या की पहचान करना है ताकि तनाव का स्रोत स्पष्ट हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सामना करने की शैली केवल तभी प्रभावी हो सकती है जब समस्या के संबंध में स्पष्टता हो, है ना। उदाहरण समझते हैं। परीक्षा, साक्षात्कार, प्रेजेंटेशन बनाते समय समस्या केंद्रित सामना करने की शैली अच्छी तरह से कार्य करती है, जहां व्यक्ति जानता है कि तनाव का स्रोत क्या है और ऐसी स्थितियों के कारण होने वाला तनाव भी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाना संभव है। हालांकि अगर तनाव का स्रोत संवेगों पर आधारित है तो बेहतर है कि समस्या केंद्रित शैली के बजाय संवेग केंद्रित शैली का उपयोग किया जाना चाहिए। यही है। इसके अलावा इस शैली में तनावपूर्ण स्थिति से निपटने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि ध्यान केंद्रित जो कोपिंग है हमारी, उसमें क्या करना चाहिए, हमें बाधाओं से बचना चाहिए और समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही है। ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, इसमें आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसको समझाने के लिए, इनको आप पढ़ सकते हो। मैं पूरी इसकी पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ पे भी ज्वाइन होकर ले सकते हो, आपकी इच्छा है वो। सारे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। जब आप पढ़ के जाओगे जब भी आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। जितना बड़ा आप पढ़ोगे उतना ही बड़ा आप लिख पाओगे, क्योंकि इग्नू में क्या है कि लिखना ज़्यादा होता है। इसमें जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप कम शब्दों में अच्छी बातें लिख के आते हो तो उसकी वैल्यू नहीं है। वहाँ पे आपको अच्छी बातें भी लिखनी है, फैक्ट्स भी लिखनी है, लेकिन एग्जाम्पल भर भर कर डालने पड़ेंगे। यानी कि जो वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको। ये और आपका जो पेपर है ये BPCS 186 का, ये जो है आपका 2 आवर्स का होगा बस और 50 मार्क्स का होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक से करना, कभी आप 3 आवर्स के हिसाब से ही करो।